सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी सारी चर्चा की थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज न्यूटन्स लेंस इक्वेशन। सो न्यूटन की जो लेंस इक्वेशन है वो क्या है? न्यूटन्स लेंस इक्वेशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूटन की जो लेंस इक्वेशन आखिर वो क्या कहना चाहती है, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमारे पास यहाँ पर एक लेंस है, सभी लोग लेंस को देख पा रहे हैं बेटा अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख देते हैं। सो एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। अब इसका कहीं फोकस भी होगा, जाहिर सी बात है, तो ये बना दिया फोकस। अब बेसिकली लिसन, जितना फोकस यहां है उतना ही फोकस यहां भी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पे लेंस के एक तरफ फोकस अलग दूरी पे होगा और दूसरी तरफ अलग दूरी पे होगा? ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है? आप सभी लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और यहां की जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे अभी बताएगी। नहीं, गलत। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकल लेंथ हमेशा एक ही रहेगी। मैं ये कह रहा हूं फोकल लेंथ दो सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकती है, और वो सिचुएशन ये है कि जब इसके इस तरफ पूरा एक डिफरेंट मीडियम हो और इस तरफ पूरा डिफरेंट मीडियम। तो बेसिकली अगर इस तरफ मान लो पूरा पानी भरा है, इस तरफ पूरा हवा है, या इस तरफ हवा है इस तरफ पानी है, तो दोनों में फोकल लेंथ अलग अलग होगा। तो यहाँ पे इस तरफ मान लेते हैं कि बेसिकली अल्कोहल है और इस तरफ ग्लिसरीन है, तो बेसिकली अलग अलग फोकल लेंथ होगा दोनों डायरेक्शन में, मतलब दोनों साइड्स पे, सॉरी नॉट डायरेक्शन, साइड्स। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन अक्सर होता ऐसा नहीं है। लेंस के इधर पानी है तो इधर भी पानी होता है, जैसे लेंस को पकड़े पानी में डुबा दिया, या इधर हवा है तो इधर भी हवा होती है। तो उस सिचुएशन में फोकल लेंथ एक ही होती है। तो जब फोकल लेंथ एक ही होगी तो मैं एक ही जैसा बनाऊंगा, ठीक है। बट फिर भी जिंदगी को हम लोग इतना भी आसान ना बना लें कि बिल्कुल आराम की आदत पड़ जाए। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा शुरू में कह देंगे कि दिस इज सम F1 एंड दैट इज सम F2। शुरू में कह देंगे टू ऑब्टेन अ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन बन जाए इसलिए, बाद में फिर कह देंगे ठीक है F1 इक्वल्स टू F2 अगर मीडियम सेम है। हाँ क्या ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? मिस्टर अब्बास एंड सोहेल, गुड। सो लिसन वेरी केयरफुली। अब लाइट की रेस चलेंगी कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां से एक लाइट की रेस सीधी वाली निकालने का सीधी वाली एक्सक्यूज मी। तो जो भी रे सीधी जाती है पैरेलल एक्सिस के पैरेलल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो हमेशा फोकस से पास होती है। इस बात से आप सभी विद्यार्थी भली भांति परिचित हैं, ऐसी मेरी आशा है। सो लिसन वेरी केयरफुली। जो रे सीधी चलती है वो फोकस से पास होके ही आगे बढ़ती है। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो एकदम स्ट्रेट निकल जाती है। बट मैं काम करता हूं कि एक आध रे और ट्राई करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रे डायरेक्टली यहां से फोकस से पास करता हूं, इधर के फोकस से। तो जब इधर के फोकस से कोई रे जाती है और टकराती है, पहले ही से ही टेढ़ी जा रही है, तो फिर वो बाद में सीधी होके निकलती है। यू शुड नो दैट। अगर सीधी गई तो उधर के फोकस से पास होगी, अगर इधर के फोकस से टेढ़ी गई तो फिर सीधी होके निकलेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? चलिए एनीवे, तो बेसिकली अब हमारी इमेज बन चुकी है, और ये है वो इमेज जिसका नाम हम रखने वाले A' B'। इस आगे के पोर्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको इरेज कर दे रहा हूं। इसकी जो ऊंचाई है ऑब्जेक्ट की कितनी? H1, एंड दिस इज इमेज की हाइट विच इज H2। समझ पा रहे हैं सभी लोग? गुड। यहां से जो डिस्टेंस, इसका नाम कुछ तो X1 रख देता हूं और इसका नाम X2 रख देता हूं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हालांकि अगर यहां से पूरा यहां तक का डिस्टेंस लिया तो उसे V कहते हैं, और अगर यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस लिया तो इसे U कहते हैं।
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, इमेज का डिस्टेंस लेंस से, है ना, यू एंड वी। सभी लोग बेटा समझ पा रहे हैं? मिस अल्फिया आप समझ पा रही है बेटा इस बात को? गुड। सो लिसन वेरी केयरफुली, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, और ये तो बेसिकली x1 f1 x2 f2 इस तरीके से कोई चीजें हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे? वेरी नाइस। अब अगर मैं ये दो ट्राइंगल कंसीडर करूं, अच्छा ट्राइंगल बनाने से पहले लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। सो डॉटेड लाइन, आप लोग को दिखाई दे रही डॉटेड लाइन, ये प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, राइट? गुड। नाउ लेट मी टेक these two triangles. So let me call this point as somewhat which alphabet we have not used. Okay, that is C. Let's call this as D. ठीक है? So consider triangle ABC and triangle let's call this as O. That is M and this as N. So triangle OCN. सो दो ट्राइंगल हम देख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, एबीसी और ओसीएन। ट्राइंगल एबीसी और ओसीएन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एबीसी ओसीएन, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दे आर सिमिलर। द सिंपल रीजन बीइंग दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल विच इज इक्वल, तो दोनों का एक एक एंगल सेम है, और दो कॉमन साइड्स है, ये साइड और ये साइड कॉमन साइड है, ये साइड कॉमन साइड है। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि साइड्स बराबर नहीं है, लेकिन दोनों सिमिलर जरूर है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क है, लगभग सेम होना और सेम होने में फर्क है। आप और आपकी फोटो सेम नहीं है, फोटो इतू सा है, आप इतने बड़े हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन सिमिलर है। सो बेसिकली ट्राइंगल सिमिलर है, सो वी कैन राइट कंसीडर ट्राइंगल एबीसी एंड ओसीएन, दे आर सिमिलर। सो दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अब कौन से रीजन की वजह से सिमिलर है कि साइड कॉमन है, ये वो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब बच्चे लोग बोलते हैं 10वीं 12वीं के, अभी हम लोग बड़े हो चुके हैं, वी आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो सिमिलर है बस, ठीक है, सिमिलर है। अब सिमिलर है तो क्या, सिमिलर है तो क्या कर सकते हैं सिमिलर से, सिमिलर करके अचार डालें, क्या करें सिमिलर से? सो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, सिमिलर है तो रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो जाता है। साइड्स इक्वल नहीं है, रेशियो ऑफ साइड्स इज सेम, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल है। सो अगर इसका मैंने H1 लिया और तो इसका H2 लेना पड़ेगा, अगर मैंने इसका H1 लिया तो इसका H2 लेना पड़ेगा, और सॉरी इसका नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, ये वाला, ये दो ट्राइंगल है ना, वहां नहीं यहाँ, ये दो ट्राइंगल्स है, तो ये अगर H1 है तो ये कितना H2 है, H1 by H2। गॉड डैम इट, माय मार्कर इज नॉट वर्किंग, हाउ कम दिस इज H2? कैन एनीबॉडी टेल मी? परफेक्ट, मिस अल्फिया बहुत सही जवाब दिया आपने, एंड आपकी आवाज काफी तगड़ी, आप रिपोर्टर बन सकती है। तो बेसिकली ये जो है H2, इस H2 को हम यहां ले लेंगे, तो लिसन, H1 by H2 समझ पा रहे हैं, दे आर सिमिलर, H1 by H2। अरे अगर ये रेशियो लिया भैया यहाँ का, तो ये रेशियो भी तो ले सकते हैं, हाँ क्या ना? इस ट्राइंगल का H1 लिया, इसका H2 लिया, तो इसका X1 लेंगे, इसका F1 लेंगे, H1 by F1 भैया, सॉरी X1 by F1, X1 by F1, ध्यान देते रहिए, कहीं गलती ना हो जाए। अरे बहुत ही बचकाना है, कोई छोटा नर्सरी का बच्चा भी समझ लेगा। लिसन, H1 by H2 किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना होती है भाई, इसका H1 लिया तो इसका H2 लिया, इसका X1 लिया तो इसका F1 लेना पड़ेगा। अगर इसका तुमने AC लिया ना तो इसका CN लेना पड़ेगा, समझो इस बात को। अगर इसका AC लिया तो इसका CN लेना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही बराबर होता है। तो BC लिया तो CO लेंगे, X1 लिया तो F1 लेंगे, समझ गए? गुड, ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन कंसीडर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कंसीडर करो, ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से भाई, ये वाला और ये वाला। तो एक ट्राइंगल है A'(B')D, कंसीडर ट्राइंगल A'(B')D एंड ट्राइंगल MOD, ठीक है? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? सो ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर लिए, दे आर सिमिलर, अगेन दे आर सिमिलर। तो यहां पे वापस से एक सेकंड, ये H1 है ना,
ये H1, अरे भैया ये H1 है तो ये भी H1 है, तो वापस से H1/H2, अरे H1 इसका H2, इसका F2, इसका X2, सो इट F2/X2। अरे भैया ये पहले लिया तो इसी का पहला साइड लेना है, याद रखना, H1 तो H2, F2 तो X2, समझे? हाँ, सो ये हो गया इक्वेशन 2। समझ पाए सभी लोग बेटा? सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अरे जब LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। सो बेसिकली फ्रॉम 1 and 2 वी गेट x1/f1 is same as f2/x2, which gives me x1/x2 equals to f1/f2। हाँ के ना? कोई कुछ कहना चाहता है? दिस इज न्यूटन्स लेंस इक्वेशन, दैट्स इट, द डेरिवेशन इज ओवर। अब यहां पे हम कहेंगे इफ मीडिया ऑन बोथ साइड्स इज सेम then f1 is equals to f2 is equals to some f, फिर क्या होगा? hence what, x1 x2 equals to f square, या focal length is simply under root of x1 x2। so basically that is also another form of Newton's lens equation। I hope कि सारे विद्यार्थी ये पूरी बात समझ पाए हैं। बहुत ही बचकानी सी चीज थी, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वाले। कुछ डिस्टेंसेस मेजर मतलब दे देंगे, मेंशन कर देंगे, कुछ डिस्टेंसेस मेंशन कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा के आपको या तो ये आपको वैल्यूज निकाल लेनी है। सो इट्स डैम इजी। इसको ज्योमेट्रिकल मीन भी बोलते हैं, आप ऐसे कह रहे हैं, मतलब इसको अंडर रूट को, हाँ दैट्स ओके। सो बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीन, तो रेहान जी ने एक और चीज ऐड कर दी है, ज्योमेट्रिकल मीन करके इसको कहा जाता है। गुड, वेरी नाइस। तो बेसिकली आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है? तो अब बेसिकली यहां पे ध्यान दीजिए सभी लोग बेटा, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। यहां पर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चीज जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है। इन जनरल मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट का क्या साइज है और इमेज का क्या साइज है, उसका कंपैरिजन। तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी थी, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी उसका जो मैग्निफिकेशन हुआ वो 1 से ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी अगर इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज अगर 1 मान लिया गया तो इमेज उससे बड़ी है, तो 1 से ज्यादा हुई ना। और अगर ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी वो छोटी है, इमेज छोटी है, तो मैग्निफिकेशन 1 से कम है। तो मैग्निफिकेशन इज सिंपली अ रेशियो, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इट इज समथिंग अपॉन समथिंग, एंड वो समथिंग भी सेम थिंग अपॉन सेम थिंग वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेंथ अपॉन लेंथ काइंड ऑफ, या एंगल अपॉन एंगल, या सम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी अपॉन सम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो मैग्निफिकेशन 3 टाइप के खास तौर पे होते हैं। तो पहला मैग्निफिकेशन जो है उसका नाम है लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल। सो लैटरल मैग्निफिकेशन सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। लैटरल मतलब बाजू से, साइड से। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर थोड़ी भी बायोलॉजी पढ़ी है तो इसे कहते हैं एनाटॉमिकली इसे कहते हैं वेंट्रल। ये जो पीछे का पार्ट है इसे कहते हैं डॉर्सल, एंड साइड वाले को कहते हैं लैटरल। तो लैटरल, तो अगर कोई साइड से चौड़ा हो रहा है तो लैटरली एक्सपांड हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो लिसन वेरी केयरफुली। अब साइड का यहां क्या मतलब है, ये देखिए, यहां पर अगर मैंने लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस और यहां पे था एक लेट्स से ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं ना, खाली ऐसा नहीं रखता हूं, इसको ऐसा भी रख देता हूं नीचे पूरा, मतलब मान लो ये एरो ही पूरा एक ऑब्जेक्ट है मान लो, और यहां पे रखता हूं एक लेंस। तो अगर ये लेंस ने से मैग्नीफाई किया तो ये बंदा यहां जाके थोड़ा लंबा हो जाएगा। अरे हाँ के ना? अरे इसको भूल जाओ, ये बंदा ऐसा लंबा हो जाएगा ना। तो अब इसका उल्टा भी तो ये भी तो सकता है ना कि ये वाला बंदा, ये नहीं है, ये वाला बंदा, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे लंबा हो जाएगा। अबे हाँ के ना बे? तो ये पूरा का पूरा जो एरो है ये मैग्नीफाई हो गया ना। और मैग्नीफाई कैसे हुआ? अबे क्या ये जो पतला दुबला सा था मोटा हो गया? नहीं, अलोंग दी लेंथ नहीं हुआ,
हाइट इसकी मतलब अगर अगर से मैं हाइट कह दूं या जो भी कह दूं, वैसे हाइट नहीं कहना चाहिए, इसकी चौड़ाई क्या ऐसे बढ़ी है क्या? लॉन्जिट्यूडनल चौड़ाई बढ़ी है क्या? लॉन्जिट्यूडनल चौड़ाई नहीं बढ़ी है, इसकी हाइट बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई है। तो ये लेंथ है और ये लेंथ के साइड की चीज है, साइड की। अरे लिसन लिसन लिसन, अगर एक आईने में मैं अपने आप को देखूं और अगर मेरी जो हाइट है वो ऐसे और खिंच जाए तो मैं लॉन्जिट्यूडनली लंबा हुआ हूं, मेरा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हुआ है। लेकिन मैं साइड से फैल जाऊं लेंथ के परपेंडिकुलर, तो उसे कहते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल। तो ये चीज साइड से फैल गई, साइड से फैल गई, समझ में आ रहा है? लैटरल मैग्निफिकेशन। इसे ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं। सारे लोग मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मिस मुस्कान समझ पा रही है बेटा मेरी बातें? आप गुड। लेकिन जरूरी है कि सिर्फ ऐसे ही मैग्निफिकेशन होगा इस दुनिया में? नहीं। अगर मैंने एक पेंसिल लिया और पेंसिल को सीधा खड़ा करने के जैसे लिटा दिया लेंस के सामने, तो ऐसा देखा गया है कि पेंसिल लंबी हो जाती है। तो ये भी होता है। अच्छा, अगर ये चीज भी होती है तो फिर ये भी तो थोड़ा मोटा होना चाहिए था। अबे जब ये चीज फैल रही है तो ये चीज मोटी, हाँ तो होती है, बट ये ना के बराबर है, जीरो साइज ऑलमोस्ट। अरे एकदम पतला दुबला है, जीरो, तो जीरो कितना ही मैग्नीफाई होगा, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअल में लैटरल के साथ साथ लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी होता है। अबे समझो इस बात को, अकल के पुतलो। ये पतली दुबली चीज, ये पतली दुबली चीज ये मोटी हो रही है, अरे लेकिन जब है ही वो ऑलमोस्ट जीरो साइज की, तो वो क्या ही मोटी हो जाएगी? जरा सा फर्क पड़ेगा जो कि पता भी नहीं चलेगा, इट विल नॉट बी नोटिसेबल। सो इसलिए हम लोगों ने एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया और उसको यहां बड़ा करके खाली इसके बारे में ही पॉइंट आउट किया, थिकनेस के बारे में बात ही नहीं की। तो पहला मैग्निफिकेशन वो समझा दिया। फिर जब इसके बारे में बात करना थी तो ऑब्जेक्ट को लिटा दिया, ऑब्जेक्ट को लिटा दिया और बोला कि भैया चीजें ऐसे भी बड़ी होती है, तो लेटा हुआ जो चीज है वो ऐसे बड़ी हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे भैया समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? लेकिन अब इस बंदे का मैग्निफिकेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। क्यों? क्योंकि अब इसे मानना पड़ेगा U1, इसे मानना पड़ेगा U2, और इसे V1, इसे V2। अरे ऐसा मान लो कि एक बंदा यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और उसकी इमेज कुछ वहां बन रही है, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है और उसकी इमेज वहां बन रही है, फिर उसे जोड़ दो, लाइक दैट। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चीजें थोड़ी सी हार्ड है समझना। अरे भैया फिजिक्स अगर हार्ड नहीं होगा तो कौन सा सब्जेक्ट हार्ड होगा? फिजिक्स की यही तो खास बात है कि वो हार्ड है, इसलिए अच्छा लगता है। कुछ चैलेंजिंग चीजें हो तो मजा आता है। बचपन में मेरे डैड मिर्जा गालिब की शायरियां मुझे सुनाया करते थे। मिर्जा गालिब की शायरियां ऐसी होती हैं कि समझ में आए तो मजा आता है और नहीं समझ में आए तो और ज्यादा मजा आता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग चीजें होना चाहिए। तो फिजिक्स में मजा तभी आता है जब इसमें दिमाग हिलता है। तो चीजों को समझने की कोशिश करो, बार बार वही चीज पढ़ो जो चीज समझ में नहीं आ रही। फिर कैसे नहीं आएगा समझ में? अरे बनाया तो हम जैसे इंसानों ने ही है ना फिजिक्स, तो फिर जब वो समझ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, बट समझ में तो गारंटीड आएगा। ठीक है, एनीवे, तो बेसिकली समझिए इस बात को कि यहां पे ऐसा मान लीजिए कि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स। तो वैसी दो इमेज बनेंगी तो उन्हीं के बीच का गैप होगा उसका साइज। एनीवे, अभी इतना ज्यादा डायग्राम से हमें कोई लेना देना है नहीं, हम लोग जस्ट खाली है ना मैथ्स में बातें करेंगे। मैथ्स में फिजिक्स तो एक मैंने जस्ट एक ऐसी समझा दिया आपको थोड़ा सा। सो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिए। लैटरल मैग्निफिकेशन पहला, इट इज नथिंग बट इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, विच इज नथिंग बट h what h2 अपॉन h1। अबे अकल के पुतलो, अभी तो था थोड़ी देर पहले पिछले डेरिवेशन में, यहाँ पे कुछ h2 आ रहा था, यहाँ पे कुछ h1 आ रहा था। सो लैटरल मैग्निफिकेशन है ना, h2 by h1। आर यू गाइस गेटिंग इट? वैसे ही ये भी रहता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वैसे इसका फॉर्मूले में ये भी रहता है। लेकिन लिसन, ये तो तब होता है जब दोनों बाजू मीडियम सेम हो। अगर मीडियम सेम नहीं रहा, या μ2 रहा और या μ1 रहा, तो फिर v उधर बन रहा है ना, v उधर बन रहा है तो उसको μ2 से डिवाइड करो, और u इधर है ना, u इधर है ना, तो उसको μ1 से डिवाइड करो, μ1। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है। आप लोग को सिर्फ पढ़ाया गया था लोअर क्लासेस में v/u। उसकी वजह रीजन ये था बिकॉज लोअर स्टैंडर्ड्स में लोअर चीजें पढ़ाई जाती है, ज्यादा मैटर को कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता है।
तो आपको v बाई यू बताया गया था, बट मैं कह रहा हूं कि अगर उधर इमेज बन रही है तो इट इज v बाई म्यू टू, इधर बन रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब इधर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो u बाई म्यू वन, क्योंकि मीडियम अलग हो सकते हैं। अगर मीडियम सेम रहे तो फिर तो जिंदगी आसान हो जाएगी, म्यू टू म्यू वन कैंसिल हो जाएगा और v बाई यू एज यूजुअल आ जाएगा। सो ये हो गया आपका लैटरल मैग्निफिकेशन। अरे भैया समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे जिसका नाम है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज ही कर देता हूं क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा जगह लगने वाली है। सो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। लॉन्जिट्यूडनल, एक्सक्यूज मी। सो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्जिट्यूडनल, अब लॉन्जिट्यूडनल में वही वाला हिसाब है कि यहां पे कुछ तो लंबाई थी, वहां कुछ और हो गई, तो बेसिकली ये जो लंबाई है डी यू है और वो लंबाई डी वी है। अरे भैया यू टू माइनस यू वन डी यू, वी टू माइनस वी वन, दो है ना, दो मैं बोल रहा हूं ना, 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट उधर, समझ गए? आर यू गाइस गेटिंग इट? सो लैटरल मैग्निफिकेशन, सॉरी लैटरल नहीं, लॉन्जिट्यूडनल का था एम, गॉड डैम इट, लैटरल का था एम और लॉन्जिट्यूडनल का है एल। ठीक है, सिंबल सिंबल मैग्निफिकेशन के लिए वैसे नाम में कुछ रखा नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट हम लोग नॉर्मली लैटरल वाले के लिए स्मॉल एम यूज करते हैं और लॉन्जिट्यूडनल वाले के लिए स्मॉल एल। तो ये हो जाएगा आपका dv बाई डी यू, दैट्स इट। अरे यही तो इन दी एंड मैग्निफिकेशन है क्या? साइज अपॉन साइज ना यार। तो पहले वो हाइट के फॉर्म में साइज था, अब चौड़ाई के फॉर्म में साइज है। पेंसिल इतनी लंबी थी और इतनी लंबी हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कितना आसान और बनाओ तुम्हारी जिंदगी को, समझ पा रहे हो? जिंदगी थोड़ी आसान सी लगती है कि नहीं? थोड़ा अच्छा लगता है। तो लिसन, डी यू डी वी, तो भैया दोनों कंपेयर कर लिया, यही तो मैग्निफिकेशन है कि नहीं? सो एल इक्वल टू डी वी बाई डी यू। अब भैया ये तो निकालना पड़ेगा, ये ऐसे थोड़ी ना आपको, मतलब कुछ काम, ये किसी काम का नहीं आपके लिए, आपको इसमें नोन चीजें चाहिए, नोन चीजें। तो कैसे लाएंगे? लिसन, वी नो दैट 1 बाई एफ, और सॉरी ये नहीं, आप लोगों ने ये सुना था ना, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। कौन सा फॉर्मूला है भाई ये? कौन सा फॉर्मूला है? नो, दिस इज फर्स्ट डेरिवेशन वाला। कौन सा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। याद आया? सारे विद्यार्थियों को भाई बातें याद आ रही है मेरी कि नहीं? गुड। सो लिसन, ध्यान दीजिए बेटा, अभी हमें यही करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। देखते हैं आप में से कितने लोग डेरिवेटिव अच्छे से ले पाते। ध्यान दीजिए, मुझे सब लोग हेल्प करेंगे डेरिवेटिव लेने में, मुझे नहीं आता डेरिवेटिव, ठीक है? सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू यू, यू के हिसाब से डिफरेंशिएट करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज जैसा होगा इमेज का साइज भी वैसा ही होगा। ऑब्जेक्ट छोटा तो इमेज भी छोटी बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट से भले बड़ी बने, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट छोटू सा ही है तो इमेज भी छोटू होगी। ऑब्जेक्ट अगर बड़ा होगा तो इमेज भी बड़ी होगी। अरे भैया चींटी इतनी सी है तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी को चीटा बन जाएगी, हाथी जो है हाथा बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? साइज में भैया, साइज में फर्क है ना। तो लिसन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू यू। सो वी और यू दोनों वेरिएबल्स हैं, बोथ आर वेरिएबल्स, बिकॉज यू और वी दोनों एक दूसरे के हिसाब से चेंज होते हैं, बोथ आर वेरिएबल्स। सो डेरिवेटिव लेंगे इसका। सो डी बाई डी यू ऑफ म्यू टू बाई वी माइनस डी बाई डी यू ऑफ म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू डी बाई डी यू ऑफ म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। आर यू गाइस गेटिंग इट? This turns out to be 0. Why? Why is that 0? Perfect. Everything is a constant. है कि नहीं मिस्टर रेहान? All the things are constant. So derivative is 0. Constant चीजों का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है कि नहीं होता है? Good. इधर आ जाइए. Listen very carefully. म्यू टू तो साइड में अड़ गया, इसको भूल जाओ, ये तो कांस्टेंट है। नीचे जो v था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना, v माइनस वन। अरे v रेस टू 1 था, ऊपर जाके v रेस टू -1 हो जाएगा।
तो -1 जब डेरिवेटिव लेंगे तो -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ऊपर से एक और माइनस हो जाएगा। अरे भैया डेरिवेटिव लेते हो, v⁻⁻1 का डेरिवेटिव अगर लोगे तो भैया ये हो जाएगा -v⁻², समझे क्या? तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस तो ले लिया साइड में मैंने, सो माइनस मैंने साइड में ले लिया, ये कितना हो जाएगा, v⁻² हो जाएगा, यानी कि 1/v²। अरे v⁻² बोले तो क्या हो जाएगा भैया, 1/v²। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सिर्फ इतना ही नहीं, dv/du भी लिखना पड़ेगा, बताओ क्यों? अरे भैया v का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। लिसन, ये तो v⁻⁻1 का डेरिवेटिव था, अब चेन रूल के हिसाब से आपको जो अंदर है, पावर के अंदर चीज है, उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो v⁻⁻1 की जो पावर है उसके अंदर v बैठा हुआ है ना, तो उसका v का भी डेरिवेटिव u के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है, ये जरूरी है। सो ये हो गया, बस ये हो गया। माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस, प्लस क्यों, एक सेकेंड, माइनस तो है ही पहले से। अरे भैया ये u⁻1 है, ऊपर जाके u⁻1, वो -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हाँ क्या ना, और ये u⁻2 हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख रहे हैं, 1/u²। अबे हाँ क्या ना, और फिर आएगा वापस से du/du, जो कि हो जाएगा 1। अरे जैसे du/du आया, यहाँ पे du/du आएगा, और क्योंकि हमेशा 1 हो जाता है इसलिए कभी हम लेते नहीं थे, इसलिए तुम्हें लग रहा है ये पता नहीं क्या सर नई चीज बता दी, हालांकि नई चीज नहीं है, हम हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं, तो यहाँ पे भी किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हाँ सॉरी, 𝜇1 भी है, हाँ ठीक है ना, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, है क्या नहीं? वेरी गुड। इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहां पे हो जाएगा आपका -μ2/v² dv/du इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, उधर ले जाइए, सो -μ1/u²। अरे माइनस प्लस हुआ था, उधर आके फिर माइनस हो गया। अरे आर यू गाइस गेटिंग इट? ये माइनस कैंसिल, इज दैट राइट? अब आपके पास क्या बचेगा, देखिए जरा ध्यान से, यहां ले जाने पर dv/du अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि यही तो चाहिए, अबे यही तो चाहिए, आगे ना, इसे उधर ले जाओ, तो इट विल बिकम v²/u²। अबे v², और ये क्या हो जाएगा, μ1/μ2, μ1/μ2। अरे हाँ के ना, अकल के पुतलो, बराबर है ना, कुछ गड़बड़, परफेक्ट है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा अरेंज करना होगा, इसे हमें रीअरेंज करना होगा। कैसे करेंगे रीअरेंज भाई, कैसे करेंगे रीअरेंज? बताइए क्या करेंगे? अरे अकल के पुतलो सुनो, dv/du लिखा, बराबर, अगर मैं v/μ2 ले लूं, v/μ2, और u/μ1 ले लूं, u/μ1, तो क्या बन जाता है, लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। हाँ क्या ना, अरे भी थोड़ी देर पहले देखा था ना भाई, v/μ2 और u/μ1, लेकिन फिर मेरा एक v और u बच जाएगा, हाँ क्या ना। तो एक काम कर सकते हैं ना, इसके नीचे μ2 लो, इसके नीचे μ1 लो फिर से, लेकिन क्योंकि ये तो था नहीं, तो कैंसिल करने के लिए उल्टा भी लेना पड़ेगा आपको। अरे हाँ क्या ना, अकल के बदलो, आपको मल्टीप्लाई करके μ2/μ1 भी करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस आउट हो जाए। अरे ये μ2 कैंसिल हो जाए, और ये μ1 कैंसिल हो जाए। अरे अकल के पुतलो सुनो, v और u दो बार है, लेकिन μ1 μ2 एक ही बार है, एक ही बार, समझ रहे? तो एक बार तो यूज कर लिया दोनों के साथ, अब एक v और u बच गया था, तो एक और बार ले आए, तो उसको कैंसिल करके दूसरा भी ले आए। समझ रहे हो? अगर इतना सा मैथ्स नहीं आता है भाई, तो फिर से पूरा बताओ बच्चों की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह कैसे करते हैं, ये एक करके बताओ ये चीजें। ये समझ पा रहे हैं आप लोग, सभी लोग समझ पा रहे हैं बेटा? अल्फिया मर्चेंट जी, आप समझ पा रहे हैं बेटा? गुड। सो बेसिकली ये क्या है, स्मॉल m, ये क्या है, स्मॉल m। सो अब ये क्या चीज है, स्मॉल l। सो आंसर आ जाता है l इक्वल्स टू m² μ2/μ1, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सो लैटरल मैग्निफिकेशन का काफी सरल था, बहुत ही इजी था।
दैट वाज h2 by h1, या फिर v by mu2 अपॉन u by mu1। और यहां पर थोड़ा सा कठिन है, बट अब फाइनली तो अच्छा लग रहा है। L इक्वल्स टू एम स्क्वायर mu2 by mu1। So that's how lateral and longitudinal magnifications are related to each other। अब आ जाते हैं फाइनल वाले पे, जो कि बहुत ही बचकाना है, डायरेक्टली लिखेंगे। सो उससे पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो फाइनल है अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत ही सिंपल है। लिसन, इसका कैपिटल एम यूज करेंगे, कैपिटल एम, एंड इट इज नथिंग बट tan θ2 by tan θ1।